कि क्या है लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक इज मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस, सीआरडी क्या है, जीआरडी डिफरेंस मैकेनिज्म्स एंड स्कीम्स क्या है, डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, बेनिफिट्स, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस रिस्ट्रक्चरिंग एंड बैंक्रप्सी। Scheme for sustainable restructuring of stressed assets. So what is कल क्या क्या देखा था? What is strategic debt restructuring? That is SDR. कौन अप्लाई कर सकता है? कौन कौन कर सकता है स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग? बोलो। आवाज येतोय? आवाज आ रहा है मेरा? यस मैम। सो कौन कौन कर सकता है स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग? क्यों करना है स्ट्रेटेजिक? ये रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस ही क्यों है? बिकॉज देयर इज अ लार्ज एनपीए प्रॉब्लम इन public sector banking in India. Okay, so debt restructuring कौन कर सकता है? Under SDR, bank who have given a loan to a corporate borrower get the right to convert the full or part of their loan into the equity shares. वो totally convert करते हैं equity shares में, right? इसके लिए वो joint lender forum फॉर्म करेंगे और उसके अंदर वो काम करेंगे. Who should initiate? तो जॉइंट लेंडर फोरम जो है जेएफएल या डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग सेल सीडीआर, ये उसको इनिशिएट कर सकते हैं, उसका प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं. मेजर फीचर्स देखे हमने कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग. नेक्स्ट पॉइंट है अपना कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग. अंडर दैट की उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कौन लीड करता है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एनी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. केसेस विच आर कम अंडर दिस सीडीआर देखा हमने. फीचर्स ऑफ क्वेश्चन. अभी ये काम कैसे करता है, सीडीआर कैसे काम करता है? सीडीआर स्टैंडिंग फोरम होता है, सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप होता है, राइट? सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप होता है, सीडीआर सेल होता है. अपना अपना फॉर्म क्या करेगा, कौन डायरेक्टर होंगे, ये सब देखा कि कौन मेंबर होंगे ग्रुप में. देन सीडीआर सेल कैसे काम करता है, ये भी देखा कल हमने. और कहाँ पे थे हम? फाइनेंशियल वैलिडिटी पैरामीटर्स. अभी सीडीआर तो फाइल वगैरह करना है, तो क्या है उसका फाइनेंशियल वैलिडिटी कैसे चेक करना है? द रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम should The restructuring scheme should enable the company's net worth to turn positive in time span of not more than 3 years. कब तक होना चाहिए पॉजिटिव? इन 3 to 4 years में. Adjusted DSCR including the cash flow on account of increase in working capital, normal CapEx etc. should be around 1.25 and normal DSCR minimum 1.33.1. DSCR ये रेशियो होता है, बेसिकली वो कॉर्पोरेट के लिए होता है. रिलेटिंग टू वर्किंग कैपिटल द रेशियो होता है, उसका परसेंटेज 1.33:1 होना चाहिए. तो ये कंपनी कर सकती है ये प्रोसेस. The reasonable promoters contribute in generally around 5 to 10% of the cost of scheme should be investigated in the restructuring proposal.
Promoters' contribution should preferably may be by way of inflow of funds from outside or sale of surplus land or asset. उन्होंने खुद ने कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए 5 to 10%. वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं या उनके पास अगर सेल करके भी कर सकते, सेल ऑफ सरप्लस एसेट, और कंपनी के पास अगर लैंड है कुछ तो वो सेल करके भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस प्रोसेस में. The corporate EBIT should become a positive in 2 years and it earn net profit within 4 to 5 years. In case regulatory benefit are to be availed for such IBFR cases, then regular financial parameters applicable to normal cases should be applicable. In addition to stipulation that PAT, that profit after tax, should be positive in 4 to 5 years. ये स्कीम एप्लीकेबल होने के बाद उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी पॉजिटिव आना चाहिए विद इन 4 to 5 years. इसका अभी प्रोसीजर क्या है ये तो देखा हमने कि ये सेल कर सकता है, ये कर सकता है. The referring institution should be prepare the flash report in the CDR format. Submission to CDR core group. Flash report prepare करना पड़ेगा और वो CDR core group को submit करना पड़ेगा. उसके बाद क्या होगा देखो, द सॉर्ट आउट इशू बिटवीन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक एक्सपीडियटली विद इन अ मिनिमम कितने डेज में उसका इशू रिजॉल्व होना चाहिए, 45 to 90 डेज में जो भी उन्होंने फ्लैश रिपोर्ट किया उसका इशू जो है फाइंड आउट होना चाहिए. देन इफ द स्कीम if the scheme in investigation sales of the asset should be backed by a credible valuation and offers from the outside interested parties so that the scheme can be implemented at the earliest. ऐसा भी है कि वो बाहर का अगर कोई इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो उसका स्पीड प्रोसीजर है तो वो स्पीडी हो जाता है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट CDR रिपोर्ट जो बनाया हमने वो speedily हो सकता है. The flash report in prescribed format should be submitted to CDR-EG, that is empowered group, for approving the admission of a case to CDR, and usual procedure should be adopted thereafter. Okay, then restructuring under CDR mechanism will be subject to standard terms and condition and special condition as may be stipulated depend. Hello.
दिस इज स्क्रीन। Yes, ma'am. सॉरी, वो लीव हो गया था शायद। Lenders might implicate the CDR packages after same is filed with the IBFR for approval. Lead or operating agency should file the CDR package with the IBFR for approval under section। उसका section mention किया है कि कौन से section के अंदर उन्होंने approval के लिए application करना चाहिए, और उसके बाद वो इंडिविजुअल उस अगर ये दो सेक्शन है, सेक्शन 17 to 3, वो विदाउट वेटिंग सैंक्शन बाय द इंडिविजुअल लेंडर्स के हिसाब से भी वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन शुड बी मेड बाय द रिफरिंग इंस्टीट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ लेंडर। लेंडर भी कर सकता है IBFR के एग्रीइंग ऑन द एग्रीमेंट फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और सजेशंस अ स्कीम फॉर फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन सून आफ्टर अप्रूवल ऑफ द पैकेज बाय CDR। वो एम्पावर का जो है उससे अप्रूवल लेना चाहिए। 60 डेज में ये सब प्रोसेस होता है। If IBFR approval under section 19A is available, the lenders including working capital bank should release needed base working capital। वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, अगर आपका ये रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस हुआ है, अगर उनको इन बिटवीन दैट अगर वर्किंग कैपिटल चाहिए तो वो रिलीज कर सकते हैं। However, the lender shall not be complied if IBFR approve is not in place। CDR EG may consider any dimension in the procedure on a case to case basis। वो case to case basis पे consider भी कर सकते हैं। There would also be priority in cash flow for such additional funding for working capital lender as per the CDR guidelines। अगर कैसा है कि अगर if you want to run your business, you need a day to day working capital। जैसे कि लास्ट हमने देखा था कि प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो कैसे वो रिकवर ही नहीं कर सकते अगर सेल नहीं हो रहा है तो, इसलिए ये क्लॉज दिया है कि अगर वर्किंग कैपिटल है तो वो फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं व्हेन नीडेड बेसिस पे। अभी देखो क्या है, एनेक्सर 1 में तो ये सब हो गया। एनेक्सर 2 में क्या है, केसेस ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स अंडर CDR। एनेक्सर 1 में क्या है कि अगर आप एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स की वजह से आपको कोई डिफॉल्ट हो रहा है या व्हाट वी कैन से आपका इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन वाइबल हो रहा है तो आप प्रोसेस कर सकते हैं। अगर ये सेकेंड एनेक्सर में क्या दिया है कि अगर विलफुल डिफॉल्टर किया है या कंपनी किसी को विलफुल डिफॉल्टर दिखा रही है, दोनों भी केस हो सकता है कि इफ अगर विलफुल डिफॉल्ट कंपनी कर रही है या क्रेडिटर्स कर रहा है, उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड किया है। उसका फर्स्ट पॉइंट है RBI डेफिनेशन डिफाइन द विलफुल डिफॉल्ट इन इट्स गाइडलाइंस। कब इशू किया है इन्होंने, May 13, 2002 को। The unit has default in meeting its payment or repayment obligation on the lender even when it has the capacity to honor the side of obligations। वो willfully default कर रहा है, उसके पास capacity है, organization is in a position to pay their dues, फिर भी वो default list में जा रहा है। The unit has defaulted in meeting its payment repayment obligation to the lender and has not utilized the finance from the lender for the specific purpose for which the finance was agreed of, but has diverted the fund for the other purpose। अगर कंपनी ने वर्किंग कैपिटल के लिए फंड लिया है तो कंपनी शुड हैव टू यूज दैट फंड फॉर वर्किंग कैपिटल ओनली। इफ दे आर डिफॉल्ट कर रहा है वो फंड अगर वो किसी और जगह पे यूज कर रहा है तो वो भी कंसिडर्ड एज अ willful default। The unit has defaulted in meeting its payment repayment obligation on the lender has of the funds so that the funds have not been utilized for the
specific purpose for which finance was availed for nor are the funds available with the unit in form of other assets. उसने यूनिट के लिए भी यूज नहीं किया है. सेकेंड पॉइंट में क्या मेंशन किया है उन्होंने कि अगर आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है और उसका अगर आप कोई एसेट परचेस कर रहे हो तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट. बट उन्होंने एसेट थर्ड पॉइंट में क्या मेंशन किया है कि अगर आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है लेकिन वो एसेट भी नहीं परचेस किया है, उसका रिपेमेंट भी नहीं किया, अदर एसेट्स को भी कुछ नहीं किया है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट. क्लासिफिकेशन ऑन द प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन वाज अ ऑफुल डिफॉल्टर. कैसे वो डिफॉल्ट करेगा? Subsequently, on June 17, 2004, RBI issued a clarification on the process to be adopted for the finalizing such reporting to RBI CIBIL, which included the following. क्या-क्या include करना चाहिए? Identify of a default as a willful based on the above definition through a committee consisting of 3 GMs and DGMs, that is general managers आने चाहिए या डेप्यूटी जनरल मैनेजर्स उसका कमेटी में होना चाहिए. वो कमेटी फॉर्म करेंगे और वो डिफाइन करेंगे या क्रॉस चेक करेंगे इट इज अ willful default or not. The decision to classify the borrower as a willful defaulter to be entrusted to a committee of higher functionaries headed by the executive director and containing of 2 general manager or DGMs as decided at the concerned bank or financial institution. Concerned bank or financial institution के भी पीपल्स उसमें इंक्लूड होंगे. Thereafter, उसके बाद क्या होगा? The borrower to be suitable advice about the personnel to classify it as awful defaulter along with the reasons thereof. क्या है देखो. The concerned borrower to be provided reasonable time. वो borrower को reasonable time provide करेंगे से 15 days for making the representation against the decision. कि उसका भी साइड सुनेंगे कि क्यों आप अगर आपको willful defaulter नहीं होना है तो अगर आप कुछ प्रोसेस कर सकते हैं तो दे प्रोवाइडेड टाइम फॉर 15 डेज. कमिटी कौन हेड करेगा? उसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. फाइनल डिक्लेरेशन एज ऑफ willful defaulter to be made after a view is taken by the committee on representation and the borrower to be suitably advised. उसको एडवाइस भी दिया जाएगा. A grievance redress mechanism to be created for giving a hearing to a borrower who represent that they have been wrongly classified as a willful defaulter. willful defaulter नहीं है वो, लेकिन अगर उसको क्लासिफाई कर दिया है तो उसका भी वो मैकेनिज्म डिफाइन करेंगे कि उसको क्या करना चाहिए अगर उसको ऐसे लग रहा है तो. The grievance redress mechanism to be headed by कि कौन वो mechanism head करेगा? By chairman and managing director and including 2 other senior officials. वो कमिटी फॉर्म करेगा और उसका रीजंस भी सुनेगा कि क्यों अगर उसको लग रहा है कि उसको wrongly willful defaulter कैटेगरी में वो आ गया है. Then RBI फर्स्ट तो RBI डिसाइड करेगा. अभी उसके अंदर थर्ड पॉइंट क्या है देखो. RBI in सर्कुलर नंबर दिया है उन्होंने 2004 का है 23 जुलाई 2004 का. एडवाइज द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इनिशिएट द मेजर्स अगेंस्ट willful defaulters as indicated in the circular. उन्होंने सेपरेट सर्कुलर इशू किया है कि क्या-क्या करना चाहिए. Case of willful defaulter not negligible and not eligible under the CDR. इसको अगर willful defaulter है तो CDR के अंदर नहीं आएगा. Cases of reported chippening of the funds or misfence of or fraud etc. are one of the reason for the willful default. ये हो सकता है prima facie not eligible to be covered under the CDR के अंदर वो नहीं आएगा. अभी इसका प्रोसीजर क्या है देखो. प्रोसीजर फॉर रेफरिंग केसेस ऑफ willful defaulter to CDR. Before referring any case, the referring institution should check out
the list of willful defaulter which are maintained and updated by RBI from time to time based on reporting by the financial institution. RBI उसका circular issue करता है कि these person are और these institution और financial banks reporting करता है उसको RBI को उसका बेस लेके वो लिस्ट इश्यू करता है. If it is listed as a case of willful defaulter with the RBI, the referring institution should ascertain from the concerned lenders the reasons for reporting the borrower as a willful defaulter and the remedial action proposed either through correspondence or by convening a joint meeting. Then क्या होगा उसके बाद, if the funds have been utilized by the group companies, associated and subsidiary company or a company under the same management, then such fund may be brought back in time bound manner to the TRA of the main company. That is termination and replacement agreement होता है उसका. अगर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सब्सिडियरी है, वो फंड आपने आपके सब्सिडियरी में यूज किया है, अगर कंपनी ऑफ एसोसिएशन दूसरे भी एसोसिएट है आपके उसमें इशू किया है, तो वो भी आप रिकलेक्ट कर सकते हैं. उसके लिए आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, टर्मिनेशन एंड रिप्लेसमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं उसको. स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था क्या? स्क्रीन शेयर हो रहा है मैडम? हो रहा है ना, ओके. उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने वो फंड क्या किया है आपके सब्सिडियरी में यूज किया है, राइट. उसके बाद अगर आपने वो फंड इन सच केसेस फंड्स वेर यूज फॉर सम अदर पर्पस सच एज इन्वेस्टमेंट, stock market operation, meeting capital expenditure, meeting cash losses, making payment to other lenders, etc., it may be difficult to bring back such fund. उस केस में क्या होगा कि अगर आपके खुद के कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, तो बाय रनिंग दैट TRA you can reverse back your money and you can repay to the lenders. But some cases में क्या होता है कि अगर वो आपने कंपनी को भी नहीं किया है, आपने बाहर ही इन्वेस्ट किया है वो मनी या यूटिलाइज किया है, लाइक उन्होंने एग्जांपल दिए कि स्टॉक मार्केट में किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, कैश लॉस हुआ है आपका तो उसको रिपेमेंट किया है, तो उस टाइम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? In such situation, promoter may have to come up with the alternative proposals, including bringing funds from their other sources. वो खुद के sources से भी वो fund raise कर सकते हैं. In case under the both situation A and B दोनों भी हुआ है, the object is to get the fund back into the company TRA in a time bound manner. वो TRA तो उनको करना पड़ेगा, दोनों भी हुआ है तो, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ टाइम रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा उसके लिए, कि ऐसे नहीं कि प्रोसेस चल रहा है, पैसे आ रहे हैं 10 साल में आ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा. The funds could also be brought back by way of sale of assets or investment. दूसरा वे क्या है, प्रमोटर्स लाएंगे या उनका एसेट और इन्वेस्टमेंट सेल करके फंड रेज किया जाएगा. If such assets are created in other group of company, जैसे कि फर्स्ट केस में है कि अगर आपने पैसे वो आपके ही सब्सिडियरी कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी में यूज किए हैं और सब्सिडियरी कंपनी ने कहा उससे एसेट परचेस किया है, क्या किया है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो अदर ग्रुप ऑफ कंपनी देन द लेंडर ऑफ द कंसर्न कंपनी मे हैव टू एग्रीड फॉर इट. जो लेंडर है कंपनी के दूसरे कंपनी से उन्होंने भी एग्री होना चाहिए. ओके, अभी बोरोवर क्लासिफिकेशन होगा, देखो बोरोवर क्लासिफिकेशन फॉर स्टेपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन. पहले तो बोरोवर क्लासिफाई होना चाहिए ना कि कौन कौन से बोरोवर है. क्लास ए में बोरोवर है जो क्या है, देखो कॉर्पोरेट्स अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स प्रिटेंडिंग टू इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री. क्लास ए के अगर आपके बोरोवर है उसको वो क्यों वाइबल होते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, तो इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री. बोरोवर का क्लास बी जो है वो है कॉर्पोरेट और प्रमोटर्स.
affected by external factors and also having the weak resources, inadequate vision and not having the support of a professional मैनेजमेंट। क्लास ए के अगर आपको डिफॉल्टर लिस्ट बनानी है तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी से बना सकते हैं, राइट। वो क्लासिफाई करना पड़ेगा उसको, फिर उसको प्रोसीजर होगा। तो क्लास ए में क्या है कि डायरेक्टली कॉर्पोरेट अफेक्ट होता है, जो आपका पूरा कॉर्पोरेट है वो अफेक्ट होगा। सेकेंड में कॉर्पोरेट हो सकते हैं या प्रोमोटर्स भी हो सकते हैं बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड ऑल्सो हैविंग द एक्सटर्नल फैक्टर भी है और क्या है, वीक रिसोर्सेस है और इनएडिक्वेट विजन है या प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है उनके पास, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वाइबल कंपनी। बोरोअर क्लास 3 ओवर एम्बिगियस promoters and borrowers corporated which diverted fund to related or unrelated fields with or without lenders permission। उन्होंने डाइवर्ट ही कर दिया है फंड। क्लास सी बोरोअर फाइनेंशियली अनडिसिप्लिन्ड बोरोअर कॉर्पोरेट्स, कि उन्होंने सिर्फ पैसे लेना है, मार्केट से पैसे उठाने हैं, लेकिन उसका कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ वो रेस कर रहे हैं फंड। लाइक हमने अभी पर्सनल में भी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं तो इधर से लोन लिया, गोल्ड लोन लेके उसको इधर से पे कर दिया, फिर पर्सनल लोन लिया, ऐसे डिफरेंट टाइप्स का उसका प्लानिंग नहीं होता है कुछ उनके पास। दैट इज कॉल्ड एज अनडिसिप्लिन्ड बोरोअर। these are the 4 types of borrower and for this अपना कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। अभी इसका प्रोसेस देखो क्या होगा। रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम का टाइम फ्रेम फॉर प्रोसेसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। The flash reports and the financial restructuring proposal should be completed 10 days before the review status notes, 7 days before the meeting of the CDR empowered group to the nodal officer of all participating lender। उसको प्रपोजल उसको 6-7 days में आना चाहिए। किसको देना है उसको? 7 days before the meeting of the CDR empowered group, उसका वो प्रपोजल आना चाहिए। Then final restructuring proposal should be submitted to CDR empowered group at the earliest after clearance of the flash report, so that the final package may be approved by the CDR empowered group within a period of 60 days from the date of admission of flash report, except for the large companies complicated cases by the CDR empowered group for which time frame would be a 90 days। जिसके लिए डिफिकल्ट है वो 90 डेज में फाइल कर सकते हैं, उसका अप्रूवल आना चाहिए रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल के लिए, या जो नॉर्मल केसेस है उसके लिए 60 डेज में। इफ द फाइनल डिस्कशन ऑन द पर्टिकुलर केस is not taken within a stipulated time frame, that is 60 or 90 days, as the case may be, restructuring proposal would automatically to be treated as closed, कि उनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस। अगर वो 60 या 90 डेज में केस होगा, जो आपका लार्ज है तो 90 डेज में होगा, स्मॉल है रिस्ट्रक्चरिंग तो 60 डेज में होगा। अगर वो नहीं होता है तो आप proposal should be closed। So again we have to follow the procedure, again उसको सब documentation करना पड़ेगा फिर से। From the issue of letter of approval that is LOA by the CDR cell will be available to individual lenders for sanctioning the approved CDR package and further 45 days to lenders for its implementation। वो लेटर ऑफ अप्रूवल इशू करेंगे, उसको सैंक्शन अप्रूव करना है 45 डेज में, और रिमेनिंग 45 डेज है उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा उस जो भी स्कीम जो किया है उसमें। However, as per the RBI guidelines, approved CDR packages should be implemented within 120 days from the date of issuance of letter of approval। लेटर ऑफ आपको कंपनी को रिस्ट्रक्चरिंग के लिए क्या प्रोसेस करना है वो विदिन 120 डेज में स्टार्ट होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उसका। एनी डिले इन सैंक्शन एंड द इम्प्लीमेंटेशन of the restructuring package
will be considered as an event of non-compliance, and in terms of the creditor agreement, non-complying lenders might be called upon to pay a compensation as might be determined by the CDR core group. उसको compensation देना पड़ेगा और non compliance किया है वो जो लेटर ऑफ अप्रूवल के बाद अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है उसका पूरा प्रॉपर हुआ नहीं है तो उसको फाइन भी देना पड़ेगा, तो सीडीआर कोर ग्रुप डिसाइड करेगा. All cases for which the CDR core group has given in principle approval for a re-entry, rework, entry of IBFR cases or case of willful defaulter should be finalized and referred to CDR empowered group within a 60 days of approval by the CDR core group. CDR core group ने approval दिया है तो 60 days में उसको आना चाहिए. The time frame for the execution of MRA TRA to avoid undue delay in execution of MRA and TRA. TRA का full form क्या बताया था मैंने? अरे कोई है क्या? TRA का फुल फॉर्म क्या बताया था? TRA is termination and replacement agreement. MRA का फुल फॉर्म क्या है? पता है किसी को? आप कल बताओ मुझे MRA का फुल फॉर्म क्या है? On approval of restructuring package, monitoring institution should immediately circulate draft MRA incorporating necessaries modification in terms of restructuring package without waiting for the sanction letter from individual members. That is, MRA is mutually recognizing agreement. अगर MRA है वो मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन है जो ये सब मॉनिटर करेगा प्रोसेस, वो MRA एग्रीमेंट साइन करेगा, मॉडिफिकेशन भी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द पैकेज विदाउट वेटिंग सैंक्शनिंग लेटर फ्रॉम इंडिविजुअल मेंबर. ये एग्रीमेंट वो करते हैं तो उससे वो कर सकता है विदाउट उनका कंसेंट लेके इंडिविजुअल का. Lender should convey their objection suggestions within 3 weeks of receipt of draft of MRA from मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन. उनको ड्राफ्ट रिसीव होता है कि आपका ऐसे ऐसे रिस्ट्रक्चरिंग होने वाला है, ये स्कीम आपको सैंक्शन हुआ है, ये प्रोसेस करने वाले हैं, तो उसमें अगर उनको कुछ ऑब्जेक्शन है तो 3 वीक्स में वो उसको एप्लीकेशन करके अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं.
Thereafter, MI should incorporate relevant suggestion and modification to be drafted MRA and fix the date of execution of MRA within a week. Within a week में उसको पूरा वो उसको ऑब्जेक्शन का रिजॉल्व करके फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करना पड़ता है जो मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन है उसको. Similarly, TRA, that is termination and replacement agreement, bank should circulate the draft TRA incorporating necessary modification in terms of the reconstructing package and circulate the same on the receipt of date of approval from the CDR. वो termination का agreement उसको bank send करेगा. The lender shall convey, again वो convey करना है उनको within 3 weeks में. MRA के लिए भी same है, TRA के लिए भी same है. MRA में कौन होता है? जो financial monitoring institutions होता है वो करेगा. TRA में कौन करेगा? Bank करेगा. और उसके बाद उनका ऑब्जेक्शन जो है वो रिजॉल्व करने के बाद विदिन 1 वीक उसका फाइनल ड्राफ्ट उनको इशू करना पड़ेगा. मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर CDR. ये कौन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या है, कैसे मैनेज करते हैं ये CDR का? Monitoring mechanism has been evolved as a part of CDR mechanism. The mechanism comprises the monitoring institution, referring institution, monitoring committee. उसके लिए वो क्या फॉर्म करेंगे? Monitoring committee and external agency of repute to complement monitoring efforts and also to carry out work of lenders, engineer, concurrent audit, special audit, valuations, etc. ये भी करेंगे. The mechanism shall generally comprise one term lender, one working capital bank, one monetary lender, and the CDR cell members. कौन कौन होगा वो मैकेनिज्म कमिटी में? मॉनिटरिंग कमिटी में कौन कौन होता है? तो वन टर्म लेंडर जो है, लेंडर में एक रिप्रेजेंटेटिव होगा. वर्किंग कैपिटल बैंक का एक जहां से उन्होंने लिया है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा. वन मॉनिटरी लेंडर होगा उनकी तरफ से एंड द CDR सेल होगा. The monitoring committee is recommendatory body and does not have the authorization to accord any proposal. All outstanding matters should be brought by the monitoring institution to monitoring mechanism meetings for discussion resolution so that the monitoring empower group meetings a final view consensus may be arrived at expeditiously. Monitoring committee shall report the process of implementation of the approved restructuring scheme to the CDR cell on a monthly basis. वो monthly basis पे उनको reporting करेगा. Okay. Following operating practices are to be observed for the smooth conduction of the monitoring meeting. क्या क्या practices है smooth monitoring meeting करने के लिए? Till such time a restructuring package is sanctioned and fully implemented by all lenders, the monitoring committee meetings should be convened by the monitoring institution generally once in a month and thereafter at least once every 3 months. स्टार्टिंग में अगर अपने वो प्लान जो आपको प्लान सैंक्शन हुआ है रिकंस्ट्रक्शन का, उसके लिए वो मंथली मीटिंग लेते हैं. उसके बाद वो अगर प्रोसेस हो रहा है प्रॉपरली तो वो 3 मंथ्स में एक बार मीटिंग लेते हैं. ओके. कहाँ पे होता है वो? देखो मीटिंग एवरी ईयर शुड बी हेल्ड एट अ कंपनीज प्लांट. कंपनी प्लांट में होगा. सेकेंड पॉइंट है क्या है? देखो मॉनिटरिंग कमिटी शुड मॉनिटर सैंक्शन implementation and compliance of terms and conditions of the package in a time bound manner by lenders, borrowers and promoters. time bound manner में वो सब लोग काम कर रहे हैं कि नहीं उसका
इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, वो देखेंगे. मैकेनिज्म मॉनिटरिंग committee should monitor the process and operational performance of the borrower corporate as per the CDR packages. वो monitor काम ही है उनका, सब कुछ monitor करना. Monitoring committee should ensure the compliance of the documentation such as the MRA, TRA और security creations etc. सिक्योरिटाइजेशन देखा था ना फर्स्ट टॉपिक में, अगर वो करना है तो वो कर रहे कि नहीं, एमआरए में सबका सैंक्शन आया कि नहीं, कोई ऑब्जेक्शन है तो वो टाइम टू टाइम रिजॉल्व हुआ कि नहीं अकॉर्डिंग टू एमआरए टीआरए. अगर सिक्योरिटी क्रिएशन करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, सर्टिफिकेट इशू हुआ है कि नहीं, ये सब मॉनिटरिंग कमिटी मॉनिटर करेगा. मॉनिटरिंग कमिटी शुड एंश्योर द reconciliation of the various figures and work out recompense amount. वो पूरा अमाउंट में भी वो उसका what we can say ऑब्जर्वेशन रहेगा, रिकंसिलिएशन होता है कि नहीं प्रॉपर, कैसे रिकंसाइल कर रहे हैं वो सब अमाउंट, ये सब भी मॉनिटरिंग कमिटी देखेगा. मॉनिटरिंग कमिटी शुड डिस्कस द आउटस्टैंडिंग इशू बिटवीन लेंडर्स, borrower corporate है, promoters and suggest the remedial steps for their resolution. वो अगर उसमें भी कोई इशू आ रहा है स्कीम एप्लीकेशन में, बिटवीन द लेंडर्स आ रहा है, बोरोवर में आ रहा है, कॉर्पोरेट्स में आ रहा है, तो वो भी वो रिजॉल्व करेगा. मॉनिटरिंग कमिटी शुड डिस्कस एंड मेक द रिकमेंडेशन ऑन एनी अदर इशू एज मे बी ब्रॉट अप बाय लेंडर्स और सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप. वो पूरा डिस्कस करेगा, लेंडर्स ने लाया हो कुछ इशू या सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप ने कुछ इशू रेज किया है तो. Monitoring committee should make a recommendation on the various proposal presented by borrowers corporate, include the review of conditions, compliance and modification. वो भी वो रिव्यू करना है कुछ कंडीशंस का, अगर कुछ कंडीशंस चेंज हो रहे हैं या कंप्लायंस नहीं हो रहा है या फिर उसको प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी मेक रिकमेंडेशन वो कर सकते हैं. Monitoring committee should make a recommendation on appointment of a concurrent auditor, special agencies, valuers, etc. वो रेकमेंड भी कर सकते हैं अगर कुछ इसमें कि उनको स्पेशल ऑडिट करा के लेना है तो वो कौन से एजेंसी को अपॉइंट करे, या उनका रिकमेंडेशन रहता है कि ये प्रोसेस में ये ऑडिटर, ये टाइप का ऑडिटर रह सकते हैं या इस एजेंसी को ले सकते हैं, वो भी वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं. The promoters and the company official and if considered the necessary, the concurrent auditors, lenders, engineers also should be invited to the monitoring committee as a special invitees. Like कि जैसे हम एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते हैं तो whenever it needed तो मॉनिटरिंग कमिटी जो है वो मीटिंग्स में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं. Whenever a large issue such as and those relating to a sharing of charge, working capital tie-up, expansion, modernization, etc. are to be discussed, then all the participating lenders to the borrower corporate including consuming members should be invited to the monitoring committee meeting. अगर वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है कि उसका अमाउंट चेंज करना है, बढ़ाना है, उसके लिए वो सब लेंडर्स को मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं. इन केस वेयर द transfer oblique assignment of the debt has been made by the CDR members in favor of non-CDR entities or vice versa, asset reconstruction companies, NBFCs, investor funds, etc. Unless they have joined in CDR system on transaction specific basis, then such entities should also be invited to the monitoring committee meetings. It should be enable the existing members and such new entities to understand each other requirement and would foster
greater cooperation so essential of the success of the CDR packages. CDR package का सक्सेस करने के लिए वो अगर एक्सटर्नल भी एनबीएफसी है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, तो उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. एनी प्रपोजल फॉर वन टाइम सेटलमेंट, partial repayment to the CDR members or non-CDR entities, etc., should be referred by the borrower corporate to monitoring committee for discussion and recommendation to CDR empowered group for approval. Only the receipt of CDR EG's approval, such a settlement should be done. वो अगर प्रपोजल उनके पास आया है कि वन टाइम सेटलमेंट करते हैं या इतने अमाउंट का फिक्स पार्शियल रीपेमेंट करते हैं, तो उसके लिए उनको अप्रूवल चाहिए एम्पावर्ड ग्रुप का. Minutes of the monitoring committee meeting should be circulated to all the CDR members having the exposure in the particular cases. Besides, the copies of the minutes should be also be forwarded to the nodal officer for all such CDR members. Last day, all expenses for conduct of monetary committee meeting to be borne by the borrower corporate, and the stipulation to this effect should be included in the CDR law LOS. In respect of past cases, the monitoring institution should advise the concerned borrower corporate accordingly. कौन bear करेगा जो भी expenses होगा मीटिंग का, तो वो borrower corporates जो है वो उसको bear करेंगे. CDR cell can also convene monitoring committee meeting where a meeting of monitoring committee is not held for more than 3 months, and even after 3 reminders to the monitoring institution, there is no prompt response, and especially when there is any issue required to be discussed amongst the monitoring committee members lenders, the CDR shall have recovered the expenses incurred in this regard from monitoring institution or कंपनी. वो जो भी कमिटी ने कंपनी ने अगर वो रिस्पांस नहीं दे रहा है, जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है, तो वो उनसे वो सीडीआर सेल जो है वो रिकवर करेगा. ओके, क्या क्या कवर किया है आज हमने बोला है, बोलेगा कोई? ठीक है. The CDR package could be treated as implemented by a lender if the following conditions are fulfilled. The CDR packages क्या देखा था हमने, अगर उन्होंने कहाँ पे fulfill नहीं किया है तो that within a 60 or 90 days में उसका अगर उन्होंने response नहीं किया तो that is considered as a cancer. There are some cases where they can be considered as it is implemented. Okay, the package was sanctioned by the lender or lenders. Concern and effect had been given in the books of account of the lender. Promoter contribute to the extent in investigates in the package has been brought in and MRA was executed binding the lenders and the company for compliance of all terms and conditions for the approved packages.
Then sharing of securities under the CDR. See, अभी CDR में क्या था, वो सिक्योरिटीज शेयर कर सकते हैं, उसके अंदर 2 to 3 पॉइंट्स है, अगर वो कैसे कैसे वो CDR में प्रोसेस करेंगे. Sharing of securities under the CDR. As regards the sharing of securities between the term lenders and the working capital lenders, the following approach should be adopted. Working capital term loan that and the funded interest term loan FITL shall be secured by peri-pos charges on the fixed asset. The CDR empowered group shall have flexibility in deciding on these aspects on case-to-case basis. वो case to case basis पे वो decide कर सकते हैं. Sharing of securities with unsecured lenders may be considered by the CDR empowered group on a case to case basis and should be restrict only to the CDR members. Restricted कहाँ पे, CDR member ही वो decision ले सकते हैं. Lenders having exclusive charge on a specific assets cannot be forced to share their charge on the side securities with other lenders when the assets has not been acquired by using the fund lent by other lenders. अगर दूसरे कुछ लेंडर्स ने उसको ऐसे लेंडर की तरफ से उन्होंने बोरो किया है पैसे, तो वो लेंडर का उसको कंसेंट चाहिए होगा तो ही वो कर सकते हैं. Pooling of securities, the following procedure shall be adopted. अगर सिक्योरिटी में उनको करना है तो कैसे करते, देखो. इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एजेंसी में भी अपॉइंटेड. सिक्योरिटीज जितने हैं कॉर्पोरेट के पास, उसके लिए इंडिविजुअल एजेंसी में भी अपॉइंट कर सकते हैं वो. उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ द CDR मेंबर्स. वो करने के लिए CDR मेंबर्स ने NOC देना चाहिए. For creation of security shall be issued by CDR cell. कौन इशू करेगा, CDR cell इशू करेगा. Other formalities necessary for creation of charge shall be completed by the lead financial institution and the lead banks. Other formalities necessary for creation of charge shall be completed by the lead financial institution and lead bank. Then pledge agreement or deed of hypothecation etc. to be obtained from the concerned borrower in prescribed format. अगर वो security उसका pull करना है तो agreement करना पड़ेगा pledge का, hypothecation का. Assistance of the concurrent auditor / valuation agency may be taken for the purpose of creation of security. वो जो सिक्योरिटी पुल करनी है तो उसका एक्चुअल वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्या है आज के डेट में. ये सब कैलकुलेशन के लिए वो कॉन्करेंट ऑडिटर या वैल्यूएशन एजेंसी को भी एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ेगी उसके लिए. The entire process of creation of charge should be completed. अगर सिक्योरिटी डिसाइड हुआ है आपका सिक्योरिटी पुल करेंगे तो completed within a 90 days from the date of approval issued by the CDR cell. CDR cell ने आपको अप्रूव किया है कि आप ये कर सकते हैं, तो within a 90 days में उनको करना पड़ेगा. While security creation is the important from implementation of CDR packages, continually of a viable CDR packages also need to be ensured by the lenders while insisting on sharing securities. क्या बताया इन्होंने, while security creation it is important for the implementation of CDR packages. Continuity of viable CDR packages also need to be ensured by lenders while insisting on sharing a security. अगर वो security share करना चाहता है कंपनी का, तो उसका उन्होंने वैलिडेशन भी चेक करना चाहिए, whether it is beneficial or not beneficial. Security trustee or agent can also be appointed for carrying out the task of security creation. कौन करेगा, वो एजेंट या ट्रस्टी करेगा.
The other related condition can also be stipulated, such as the power of attorney, letter of authority by the borrower, etc. वो टाइप है उसके कि कैसे कैसे आप वो प्रोसेस कर सकते हैं. तो फर्स्ट आप क्या कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी जो है कंपनी के पास वो कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको शेयर कर सकते हैं. राइट, वो शेयर करने से पहले आपको उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, या आपको जो पैकेज अप्रूव हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन का पैकेज जो दिया है, सीडीआर ने जो पैकेज किया है, तो उसका फिजिबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा. उसके लिए आपको एनओसी चाहिए, लेटर ऑफ अप्रूवल अगर आपको आता है सीडीआर की तरफ से, तो विद इन 90 डेज में वो प्रोसेस पूरा होना चाहिए. उसके लिए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी लेटर भी लगेगा. नेक्स्ट टाइप हम कर सकते हैं कन्वर्जन ऑफ डेब्ट इनटू इक्विटी. जो डेब्ट है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में क्या था, कंपनी ने जो भी कंपनी के डेब्ट है वो अपन हम कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए लेंडर इंस्टीट्यूशन की इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. Lender shall have a right to convert up to 20% of the loan outstanding beyond 7 years into equity at a time of after 7 years from the date of letter of approval issued by CDR cell. 20% of loan जो outstanding है वो 7 years beyond 7 years से है, तो उसको इक्विटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. Such conversion shall be as per the guidelines issued by the Security and Exchange Board of India. SEBI ने उनको गाइडलाइन मेंशन किया है और उसको अपडेट भी किया है टाइम टू टाइम. थर्ड पॉइंट है, as the regards of the zero coupon FITL remaining outstanding beyond the 7 years, the conversion right shall be applicable to the entire amount. अगर जीरो कूपन है तो 7 years में, तो वो पूरा का पूरा जो डेब्ट है, we can convert that into the equity shares. In the event all lenders or any of the lenders exercise their right to sell the share issued in terms of the conversion clause, the first right of refusal to buy back the share shall be lied with the promoters. by refusal कौन कर सकता है, अगर नहीं करना है तो ये प्रमोटर से उनको फर्स्ट राइट है, वो रिफ्यूज कर सकते हैं पूरा पूरा प्रपोजल. इन सच केसेस आल्सो कन्वर्जन वुड बी एज पर द सेबीज गाइडलाइन. सेबीज गाइडलाइन के वो फॉलो करना चाहिए. नॉर्मली देयर शैल नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सेल ऑफ इक्विटी shares acquired by the lenders through the conversion option except point 5. कोई भी उनको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अगर रिस्ट्रिक्शंस है नहीं उनको, इससे सिर्फ जो अब अभी पहले जो पॉइंट देखा कि प्रोमोटर्स कर सकते ऐसे. तो अभी ये था सेकंड टॉपिक का. कि वो कैसे प्रपोजल हम वर्कआउट करेंगे, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है. अभी नेक्स्ट रहेगा कि कौन कौन से, अभी इक्विटी का देखा, जो भी सेकंड पॉइंट था कि आप सिक्योरिटी कन्वर्ट उस लोन को सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट था आपका जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसे दो पॉइंट्स और है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो अभी आप लीव कर सकते हैं मीटिंग. नेक्स्ट लेक्चर अभी नेक्स्ट थर्सडे को होगा. सो हैव अ नाइस टाइम. चलो लीव करते हैं.